हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 79 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ नेत्र दोष है और दूसरी तरफ उसकी व्याख्या की गई है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, प्रेस्बियोपिया, दृष्टि के निकट बिंदु का धुंधला पड़ना, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। देखिए, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है और इसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के नेत्र दोष को मायोपिया कहते हैं। प्रेस्बियोपिया की बात कर लेते हैं। देखिए, व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं उनकी भी शक्ति कम होती जाती है। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि उनका जो निकट बिंदु है वो धीरे धीरे धुंधला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में सुधारात्मक चश्मे वगैरह लगवाए जाते हैं। तो इस प्रकार के नेत्र दोष को प्रेस्बियोपिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला युग्म ये भी सही सुमेलित है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, यानी कि मतलब क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, यानी उसमें पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। दूर का मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पर आपके तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का डी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, क्वांटम कंप्यूटर बनाम पारंपरिक कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक पारंपरिक कंप्यूटर में सूचना को क्यूबिट्स के रूप में, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर में इसे बिट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में कम किंतु अधिक सटीकता से डेटा प्रोसेस करते हैं। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर किसी वस्तु के मापने से पहले उसकी स्थिति की संभावना के आधार पर गणना करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटिंग होती है इसमें संक्रिया परिणाम के लिए किसी वस्तु की क्वांटम स्थिति का उपयोग किया जाता है, जो कि एक क्यूबिट्स के रूप में जाना जाता है। यानी क्वांटम कंप्यूटर में जो भी संग्रहित किया जाता है डेटा वो बिट्स के रूप में नहीं होता है बल्कि क्यूबिट्स के रूप में होता है, जबकि पारंपरिक कंप्यूटर में जो भी डेटा संग्रहित होता है वो बिट्स के रूप में होता है। तो आपका इस प्रकार से पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि ये पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कम किंतु अधिक सटीकता से डेटा प्रोसेस करती हैं, तो आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए, जो आपके पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। कम डेटा प्रोसेस नहीं करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करते हैं और बहुत सटीकता से करते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। न्यूट्रिनो एक अति सूक्ष्म प्राथमिक कण यानी मूल तत्व है जो परमाणु का हिस्सा है। यह अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से अंतःक्रिया करता है। न्यूट्रिनो का उत्पादन लैब में नहीं किया जा सकता है। देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन छोटे कण होते हैं जो परमाणु का निर्माण करते हैं। न्यूट्रिनो भी एक प्राथमिक कण है लेकिन यह परमाणु का हिस्सा नहीं है और ऐसे कण जो होते हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं, यानी ये परमाणु का हिस्सा न्यूट्रिनो नहीं है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका सही है। न्यूट्रिनो में बहुत कम द्रव्यमान होता है और कोई आवेश नहीं होता है और यह आधा चक्कर ही लगाता है केवल। यह अन्य पदार्थ के कणों के साथ बहुत कमजोर रूप से अंतःक्रिया करता है, इतना कमजोर रूप से कि प्रत्येक सेकंड खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से टकराते हैं और हमारे बिना अनुभव किए ये हमारे शरीर से पार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तीसरा वाला है कि न्यूट्रिनो का उत्पादन लैब में नहीं किया जा सकता, ये गलत है। देखिए, न्यूट्रिनो जो है वो सूर्य से आते हैं और अन्य तारे ब्रह्मांडीय किरणें सौरमंडल से परे बिग बैंग से आते हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इन्हें भी लैब में उत्पादित किया जा सकता है, यानी न्यूट्रिनो को लैब में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कौन सा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का ही, यानी केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये पहियों को घुमाने के लिए एक संशोधित आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग करते हैं। ये उपोत्पाद के रूप में केवल जल को उत्सर्जित करते हैं। देखिए, जो आपका आंतरिक दहन है ये आपके फ्यूल वेस्ट जो इंजन होते हैं उनमें होता है। आंतरिक दहन का मतलब क्या होता है कि इंजन के अंदर ही, इंजन
के अंदर ही जो फ्यूल जलता है उसको आंतरिक दहन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आधारित जो भी इंजन होते हैं उनमें आंतरिक दहन नहीं होता है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित विद्युत वाहन ईंधन बैटरियों के एक समूह द्वारा संचालित होता है और इसे फ्यूल सेल स्टैक के नाम से जाना जाता है। और स्टैक को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि मोटर वाहन को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में बैटरी भंडार क्षमता को इसमें स्टोर किया जा सके। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ये उपोत्पाद के रूप में केवल जल को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? दो श्रृंखलाओं की पूरकता, द्विकुंडलित संरचना, प्रति घुमाव पर क्षार युग्म की संख्या या प्रतिलेखन। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एक प्रमुख आनुवंशिक सामग्री है, जबकि एक और होता है डीएनए के अलावा, ये होता है आरएनए। तो आरएनए का भी नाम जानते होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये मैसेंजर एवं एडेप्टर के गत्यात्मक कार्य करता है। तो ये डीएनए है, तो यहाँ पे पूछा गया डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? तो ये है दो श्रृंखलाओं की पूरकता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? रैमजेट एयर ब्रीदिंग वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है जो दहन हेतु आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की अग्रगति का प्रयोग करता है। रैमजेट अतिपराध्वनिक हाइपरसोनिक गति में सर्वाधिक कुशलता से प्रचालित होता है। स्क्रैमजेट इंजन वायुमंडलीय वायु से ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो अक्षीय संपीड़क के बिना ही आकाशयान की अग्रगति के माध्यम से अंदर आने वाली वायु का संपीड़न करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड वाला जो कथन है आपका सही नहीं है। रैमजेट जो है ये मैक 3 से लेकर यानी 3 से लेकर 6 के बीच की जो मैक 6 के बीच की जो गति है इसमें बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करता है। और जैसे ही यहाँ पर गति 6 से एवं निकलती है यानी हाइपरसोनिक स्पीड में प्रवेश करती है तो वहां पर इसकी जो दक्षता है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि रैमजेट अतिपराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक गति में सर्वाधिक कुशलता से प्रचालित होता है, ये गलत हो जाएगा। हाइपरसोनिक स्पीड में इसकी दक्षता कम हो जाती है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्क्रैमजेट इंजन वायुमंडलीय वायु से ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल 1 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, नैनो फार्मास्यूटिकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? नैनो मटेरियल वे पदार्थ हैं जिनके कण का आकार कम से कम एक आयाम में 1 से लेकर 100 nm की सीमा में होता है। नैनो फार्मास्यूटिकल्स विषाक्त प्रणालीगत दुष्प्रभावों को कम करते हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नैनो पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके कण का आकार कम से कम एक आयाम में 1 से लेकर 100 nm की सीमा में होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। नैनो फार्मास्यूटिकल्स विषाक्त प्रणालीगत दुष्प्रभावों को कम करते हैं, परिणाम स्वरूप रोगी को बेहतर अनुकूलता यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के लिए लिथियम महत्वपूर्ण होता है। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? उच्च ऊर्जा घनत्व, कम विनिर्माण लागत, फास्ट चार्जिंग। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आयनों का संचलन होता है। 2 इलेक्ट्रोड लिथियम आयन बैटरी सेल के मुख्य घटक होते हैं। यहाँ पर बात करें कि इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी उच्च क्षमता की संभावनाएं इसमें अधिक होती हैं। सेकंड लिखा हुआ है कम विनिर्माण लागत। देखिए लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए विनिर्माण लागत सबसे ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग, देखिए फास्ट चार्जिंग नहीं होती है बल्कि इसका चार्जिंग जो टाइम होता है वो अधिक होता है। हालांकि आजकल जो कंपनियां हैं वो कई वाट के चार्जर दे रही हैं, जैसे पहले क्या 33 वाट के चार्जर आते थे, अब तो 120 वाट तक के चार्जर देने लगी हैं। तो ऐसे करके इनकी चार्जिंग की जो क्षमता है वो फास्ट चार्जिंग कर दी गई। वैसे फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, वैसे इसकी चार्जिंग धीमी होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है,
तो आपका सही आंसर है 8वें का बी, केवल एक। 9वां प्रश्न है आपका, समाचारों में रहे कुनमिंग घोषणा का संबंध किससे है? प्रवाल विरंजन, मृदा प्रदूषण, ईंधन सेल, जैव विविधता। देखिए, हाल ही में चाइना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं बैठक में 100 से अधिक देशों द्वारा कुनमिंग घोषणा को अंगीकार किया गया है और ये जैव विविधता से संबंधित। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेट्रो फसलों को सुपरिभाषित करता है? ये तेल क्षेत्र से पेट्रोलियम निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली फसलें हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो सीधे चट्टानों पर उगाई जाती हैं। ये वे पौधे हैं जिनसे हाइड्रोकार्बन का उत्पादन किया जा सकता है। ये अत्यधिक पोषक खाद्य फसलें हैं। देखिए, पेट्रो फसल हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने वाले पौधे हैं और ये ऐसी भूमि पर उगाए जा सकते हैं जो कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है और वनों से आच्छादित नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का सी, यानी ये वे पौधे हैं जिनसे हाइड्रोकार्बन का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे जट्रोफा हुआ। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का सी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, LTE और वोल्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? वोल्ट एक साथ डेटा उपयोग और वॉइस कॉल को सक्षम बनाता है, जबकि LTE ऐसा नहीं करता है। LTE की तुलना में वोल्ट डिवाइस में बैटरी अधिक समय तक चलती है। देखिए, वोल्ट की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये होती है वोल्ट की फुल फॉर्म। तो देखिए, इसमें वॉइस ओवर हटा देंगे तो आपकी LTE की फुल फॉर्म बन जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वोल्ट वाली फोन होती हैं तो उनमें डेटा उपयोग और वॉइस कॉल ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, यानी जब आपकी कॉल आती है तो नेट डिस्कनेक्ट नहीं होता है। जबकि LTE वाली जो डिवाइस होती थी, पुरानी वाली डिवाइस में जो होती थी, उनमें क्या होता था, जब आप कहीं कॉल करते थे तो आपकी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर जो LTE की तुलना में वोल्ट डिवाइस है, इसमें बैटरी अधिक समय तक चलती है। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉल करते समय नेटवर्क को 4G से 3G में स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ऐसे करके यहाँ पे बैटरी खपत बच जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे LTE की तुलना में वोल्ट डिवाइस में बैटरी ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 11 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, सिकाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सिकाडा हेमिप्टेरॉन कीड़े हैं जो अपने जोरदार, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाजों के लिए जाने जाते हैं। वे स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। भूटान और पाकिस्तान में सिकाडा की सामान्य विविधता दुनिया में सबसे अधिक है। सिकाडा हेमिप्टेरॉन कीड़े हैं जो अपने जोरदार, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाजों के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अपने ध्वनिक तरीकों के साथ ये एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। भारत और बांग्लादेश में सिकाडा की सामान्य विविधता दुनिया में सबसे अधिक है और इसके बाद चीन का स्थान आता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ भूटान और पाकिस्तान में सिकाडा की सामान्य विविधता दुनिया में सबसे अधिक है, नहीं, ये भारत और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद आपका जो बांग्लादेश है इसमें सबसे ज्यादा है। और थर्ड नंबर पर यहां पर कौन सा आता है? यहां पर थर्ड नंबर पर आता है आपका चाइना। तो यहां पर आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए वाला, केवल 1 और 2। 13वां प्रश्न है आपका, CFL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? CFL प्रकाश स्रोत पारे के वाष्प के आयनीकरण पर आधारित है, जबकि LED प्रकाश स्रोत अर्धचालक पर आधारित है। CFL प्रकाश प्रौद्योगिकी में कार्बन उत्सर्जन LED प्रकाश प्रौद्योगिकी की तुलना में उच्च होता है। CFL LED की तुलना में कम ऊर्जा कुशल एवं कम टिकाऊ है। देखिए, CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, वहीं LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो CFL जो है ये प्रकाश स्रोत पारे के वाष्प के आयनीकरण पर आधारित होता है, जबकि एक LED बल्ब में अर्धचालक व्यवस्था में PN जंक्शन डायोड समाहित होता है। जब PN जंक्शन डायोड को सक्रिय करने हेतु विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो यहां पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, LED प्रकाश स्रोत अर्धचालक पर आधारित है।
सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है, एलईडी पारंपरिक प्रतिदीप्त स्रोतों की तुलना में कम विद्युत का उपभोग करते हैं या समग्र विद्युत की खपत को कम करता है, इसलिए यहाँ पर समग्र कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही हो जाएगा। देखिए, एलईडी प्रकाश बल्ब 20,000 से लेकर 50,000 घंटे या फिर सीएफएल की तुलना में 5 गुना अधिक समय तक ये चल सकते हैं। हालांकि सीएफएल की तुलना में जो एलईडी है ये महंगा भी होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का डी, 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, पशुजन्य रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये रोग प्राकृतिक रूप से पशुओं से मनुष्यों में संचारित हो सकते हैं। निपा वायरस एक पशुजन्य रोग है। पशुजन्य रोग ऐसा रोग या संक्रमण है जो प्राकृतिक रूप से कशेरुक पशुओं से मनुष्यों में स्थानांतरित होता है और इस प्रकार पशु प्रकृति में पशुजन्य संक्रमण को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। पशुजन्य रोग जीवाणुजनित, विषाणुजनित या परजीवी प्रकृति के हो सकते हैं और इसमें गैर परंपरागत वाहक भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निफा वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, जापानी इंसेफेलाइटिस है। तो ये कुछ वायरस हैं जो कि पशुजन्य रोग हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का सेवन किए जाने पर यह पेट में अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है। तो आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में होता है। इसके अलावा कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये दुर्बल क्षार है और इसका उपयोग पेट में एंटीसिड अम्ल की आधिक की मात्रा है इसको उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अम्ल की मात्रा को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पेट में अम्ल जो है पहले से जो ज्यादा अम्ल बन रहा है उसको क्षार में कन्वर्ट करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।